नमस्कार, देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे किसान नेता डलेवाल की जान को क्यों हुआ खतरा। बताएंगे हरियाणा में क्यों भागी नई नवेली दुल्हन। बताएंगे केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव से पहले कैसे दिया कांग्रेस व बीजेपी को तीसरा झटका। बात करेंगे राज्यसभा में क्यों गूंजे जय भीम और माफी मांगो के नारे। बताएंगे एसकेएम ने किसानों को कैसे दिया जोर का झटका। बताएंगे हरियाणा के मंत्री ने प्रियंका गांधी को क्यों कहा मॉडल। बताएंगे हरियाणा में सड़कों पर क्यों उतरी कांग्रेस। वहीं बात करेंगे कैंसर रोगियों से जुड़ी बड़ी खबर की। बात करेंगे वन नेशन व वन इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर की। बताएंगे हरियाणा कांग्रेस में क्या हुआ है बड़ा बदलाव। बात करेंगे हरियाणा में बहुत बड़े स्तर पर हुए तबादलों की। बात करेंगे कुमारी शैलजा ने क्यों कहा कि अमित शाह पूरे देश से माफी मांगे। बात करेंगे सीएम नायब सैनी द्वारा कांग्रेस पर बोले हमले की। बताएंगे अमित शाह को क्यों देनी पड़ी सफाई। वहीं बुडाना कांड में आया नया मोड़। बताएंगे प्रदेश भर की खापों ने कैसे बढ़ाई सरकार की मुश्किलें। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए सबसे पहले बात करते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 24 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का खतरा है। डलेवाल पहले से ही कैंसर के मरीज है। अनशन से उनका ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा है, जिससे हार्ट अटैक भी आ सकता है। उनकी देखरेख करने वाली सरकारी डॉक्टरों की टीम उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सिफारिश कर रही है। हालांकि डलेवाल फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के कानून समेत 13 मांगे पूरी न होने तक अनशन खत्म करने से मना कर चुके हैं। किसान नेता डलेवाल की हालत को लेकर अलग अलग मेडिकल एक्सपर्ट से बात की। सबका यही कहना था कि अगर जल्द ही उनका आमरण अनशन तुड़वाकर अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया तो स्थिति बिगड़ सकती है। अगर किसी भी सूरत में किसान नेता डलेवाल की अगर तबीयत खराब होती है या उनको किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो आने वाले समय में किसान आंदोलन उग्र रूप धारण कर सकता है। लिहाजा सरकार को समय रहते इस पर एक्शन लेना होगा। आइए बात करते हैं घर से पेट में पथरी का बहाना लेकर भागी नई नवेली दुल्हन की। जी हां, हरियाणा के करनाल से दुल्हन शादी के 20 दिन बाद ही फरार हो गई। वह पानीपत की रहने वाली थी। वह 20 दिन ही ससुराल करनाल में रही। इसके बाद पेट में पथरी होने की बात कहकर पानीपत में अपने मायके चली गई। मायके आकर उसने परिवार को कहा कि वह अब कभी ससुराल नहीं जाना चाहती। मायके से भी वह 10 दिन बाद लापता हो गई। दुल्हन के पिता का कहना कि बेटी शादी से पहले फोन पर किसी से बात करती थी। पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। आइए बात करते हैं दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल की तीसरी बड़ी घोषणा की। जी हां, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने घोषणा की है कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। केजरीवाल ने साफ किया कि ये इलाज सभी बुजुर्गों के लिए मुफ्त होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हो। इससे पहले केजरीवाल बुजुर्गों के लिए 2500 रुपए पेंशन, ऑटो वालों के लिए 5 लाख तक का बीमा और महिलाओं के लिए 1000 रुपए महीने की घोषणा कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। अगले 2 महीने में चुनाव हो सकते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 में से 62 सीटें जीती थी। कहीं न कहीं दिल्ली चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल लगातार धुआंधार प्रचार करते हुए अनेक घोषणाएं कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को आकर्षित करते हुए बीजेपी व कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आइए बात करते हैं राज्यसभा में जय भीम और माफी मांगो के नारे क्यों लगे। जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र का
18वां दिन था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अंबेडकर के अपमान को लेकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन में जय भीम और माफी मांगो के नारे लगाए। कांग्रेस और विपक्ष के अन्य सांसदों का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया है। एक दिन पहले ही राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हैं उतनी बार भगवान का नाम लेते तो उन्हें स्वर्ग में जगह मिलती। इस पर राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता अमित शाह के बयान की सिर्फ 10-12 सेकंड की वीडियो क्लिप दिखाकर देश को गुमराह कर रहे हैं और विवाद खड़ा कर रहे हैं। इस पर राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने भी वीडियो 2 बार देखा, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। बाबा साहब के आदर्शों से इतर उसमें कोई अन्य बात नहीं थी। इसके बाद दोनों सदन पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिए गए। आइए बात करते हैं किसान आंदोलन को एसकेएम ने कैसे दिया जोर का झटका धीरे से। जी हां, शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम शामिल नहीं होगा। चंडीगढ़ में हुई मोर्चे की इमरजेंसी मीटिंग में इसका फैसला लिया गया। मोर्चे के नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल को मनोवर तोड़ने के लिए नहीं कहेंगे, यह उनका अपना फैसला है। उन्होंने कहा कि 23 दिसंबर को पूरे पंजाब में एसकेएम की तरफ से बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 24 दिसंबर को चंडीगढ़ में मीटिंग होगी। इससे पहले किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद की कॉल दी है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी सेवाएं बहाल रखेंगे। हम दुकानदारों, धार्मिक संस्थानों, व्यापार मंडल और ट्रेड यूनियनों से मीटिंग करेंगे, उनसे मांग करेंगे कि वह पंजाब बंद में सहयोग दें। किसानों ने पंजाब में 3 घंटे रेलवे ट्रैक जाम किए। किसान दोपहर 12 बजे से 48 जगहों पर ट्रैक पर बैठ गए। 3 बजते ही किसानों ने ट्रैक खाली कर दिए। रेलवे ट्रैक जाम होने से दिल्ली पठानकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस को लुधियाना के डंडारी कला में रोकना पड़ा। कुछ ट्रेनों को कैंसिल तो कुछ को डाइवर्ट भी करना पड़ा। किसानों के प्रदर्शन से करीब 60 ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा। आइए बात करते हैं हरियाणा के मंत्री ने प्रियंका गांधी को मॉडल क्यों कहा। जी हां, हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने प्रियंका गांधी को मॉडल बताते हुए कहा कि जिस प्रकार मॉडल को कोई भी चीज पकड़ा देते हैं उसी प्रकार प्रियंका गांधी का ये हाल है। वहीं विज ने कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुरजेवाला अंधभक्त होकर एक परिवार की गुलामी कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी संसद में फिलिस्तीन के समर्थन वाला बैग लेकर पहुंची थी, जिस पर लिखा था फिलिस्तीन आजाद होगा। इस बैग को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। विज ने मीडिया कर्मियों द्वारा इस बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा था, उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, अक्सर जो मॉडलिंग करते हैं उनके हाथ में कुछ न कुछ पकड़ा दिया जाता है। आइए बात करते हैं हरियाणा कांग्रेस को क्यों उतरना पड़ा सड़कों पर। जी हां, हरियाणा में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस देशव्यापी मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतर आई है। उद्योगपति गौतम अडानी और मणिपुर हिंसा को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने राजभवन पर कूच किया। हालांकि राजभवन से 400 मीटर पहले ही कांग्रेसी नेताओं को चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। यहां से पुलिस ने कांग्रेसी नेताओं को आगे जाने नहीं दिया। कुछ देर बाद राजभवन से पहुंचे एक प्रतिनिधि ने कांग्रेसी नेताओं का ज्ञापन लेकर कांग्रेसियों का प्रदर्शन शांत कराया। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि देश की केंद्र सरकार अपनी मनमानी करने पर उतरी हुई है। यही वजह कि आम आदमी सहित किसान भी सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। सरकार ने दावा किया था कि किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, लेकिन आमदनी तो दुगुनी नहीं हुई, लेकिन लागत जरूर दोगुनी हो गई है। कांग्रेस के इस देशव्यापी प्रदर्शन के दौरान कई सांसद नदारद रहे। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना था कि संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र के कारण सांसद नहीं पहुंच पाए। आइए बात करते हैं कैंसर से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि हमने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इसकी जानकारी रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रेई कप्रीन ने रेडियो पर दी। रूसी न्यूज एजेंसी TASS के मुताबिक इस वैक्सीन को अगले साल से रूस के नागरिकों को फ्री में लगाया जाएगा। डायरेक्टर आंद्रेई ने बताया कि रूस ने कैंसर के खिलाफ अपनी mRNA वैक्सीन विकसित कर ली है। रूस की इस खोज को सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है।
वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से पता चला कि इससे ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिलती है। इससे पहले इस साल की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया था कि रूस कैंसर की वैक्सीन बनाने में बेहद करीब है। आइए बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर की। एक देश एक चुनाव के लिए संसद में पेश हुए 129वें संविधान बिल की समीक्षा के लिए बनने वाली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हो सकती है। कांग्रेस ने जेपीसी के लिए 4 सांसदों के नाम नामित किए हैं। इनमें प्रियंका के अलावा मनीष तिवारी, रणदीप सिंह सुरजेवाला और सुखदेव भगत सिंह शामिल है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने साकेत गोखले और कल्याण बनर्जी का नाम आगे बढ़ाया। बीते दिन बिल पेश किए जाने पर विपक्ष के विरोध को देखते हुए अमित शाह ने सदन में कहा था कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेजना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कांग्रेस पार्टी व निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की। कांग्रेस ने हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले 22 जिलों में इंचार्ज लगाए हैं। लिस्ट में विधायकों के साथ हारे नेताओं के नाम भी शामिल हैं। इनमें 6 विधायक, 12 पूर्व विधायक और 2 पूर्व मंत्री शामिल हैं। गुरुग्राम में इंचार्ज के साथ को इंचार्ज भी नियुक्त किया गया है। पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल को इंचार्ज और ठाकुर राजाराम को इंचार्ज लगाया गया है। हिसार में विधायक शिषपाल केहरवाला, नूंह में विधायक रघुवीर तेवतिया, पलवल में लखन सिंगला, रोहतक में पूर्व विधायक जयवीर वाल्मीकि, पंचकुला में पूर्व विधायक मेवा सिंह, कुरुक्षेत्र में विधायक निर्मल सिंह और रेवाड़ी में पूर्व विधायक नीरज शर्मा को इंचार्ज नियुक्त किया है। इसके साथ अंबाला में पूर्व विधायक बिशन लाल सैनी, भिवानी में पूर्व विधायक राव दान सिंह, दादरी में पूर्व मंत्री सुभाष गोयल, फरीदाबाद में विधायक आफ्ताब अहमद, फतेहाबाद में पूर्व विधायक अमित सिहाग, झज्जर में पूर्व विधायक चिरंजीव राव, जींद में पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी, कैथल में पूर्व विधायक सुभाष देसवाल, करनाल में पूर्व विधायक चौधरी लहरी सिंह, महेंद्रगढ़ में विधायक नरेश शेलवाल, पानीपत में पूर्व विधायक भीमसेन मेहता, सिरसा में बजरंग दास गर्ग, सोनीपत में पूर्व विधायक संत कुमार और यमुनानगर में विधायक अशोक अरोड़ा को इंचार्ज लगाया गया है। कहीं न कहीं निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी अब हरकत में आती हुई नजर आ रही है। आइए बात करते हैं बड़े प्रशासनिक फेरबदल की। जी हां, हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने 47 एचसीएस अधिकारियों के साथ 82 डीएसपी इधर से उधर किए। हिसार, गुरुग्राम और रोहतक में ज्यादा फेरबदल हुआ है। गुरुग्राम नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर पद की जिम्मेदारी महावीर प्रसाद को दी गई है। वहीं जगदीप ढांडा को फूड, सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर का एडिशनल डायरेक्टर, डॉक्टर सुबिता डाका को रोहतक पीजीआईएमएस का एडिशनल डायरेक्टर और शालिनी चेतल को हिसार नगर निगम का ज्वाइंट कमिश्नर नियुक्त किया है। सीएम नायब सैनी सरकार को सही ढंग से चलाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कोई चूक नहीं होने देना चाहते हैं। हरियाणा सीएमओ से लेकर जिलों के डीसी, एसपी को लेकर वह दिल्ली चर्चा के बाद ही कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में हुड्डा के कार्यकाल में लगे अफसरों की शिकायत के बाद सैनी सरकार प्रशासनिक फेरबदल करने में लगी हुई है। चुनाव के बाद हारी हुई सीटों की समीक्षा के दौरान ब्यूरोक्रेसी के सरकार के खिलाफ काम करने का इनपुट भी मिला था। आइए बात करते हैं कुमारी शैलजा ने क्यों कहा अमित शाह पूरे देश से माफी मांगे। जी हाँ, सिरसा में सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बाबा साहब के बारे में टिप्पणी करके उनका अपमान किया है। हमारे लिए संविधान ग्रंथ से कम नहीं है और बाबा साहेब भगवान से कम नहीं है, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह पूरे देश से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बात करना भाजपा की आदत हो गई है। जब चुनाव होते हैं तो भाजपा को बाबा साहेब की जरूरत होती है और वे बाबा साहेब का नाम लेते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और सदन में अपमान करते हैं। सांसद ने कहा कि सदन में इस प्रकार टिप्पणी करके अमित शाह ने पूरी दुनिया के सामने बाबा साहेब का अपमान किया है। हमारी मांग है कि अमित शाह पूरे देश से माफी मांगे। हम इस प्रकार बाबा साहेब के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाबा साहेब हमारे लिए भगवान से कम नहीं है।
आइए बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर क्यों साधा निशाना। जी हां, हरियाणा के भिवानी जिले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं है, जब उनकी सरकार थी तब किसानों के लिए कुछ नहीं किया, अब चक्कर काट रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर सीएम के पीएसओ उदय राज सिंह के फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित उनके आवास पर हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अपने किसानों की समस्या का समाधान करे, किसानों पर राजनीति करना गलत है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री भी अपने अपने राज्य में एमएसपी लागू करे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की 100% फसलें एमएसपी पर खरीद रही है। आइए बात करते हैं अमित शाह द्वारा अपने बयान पर सफाई देने की। जी हां, राज्यसभा में अंबेडकर को लेकर अपनी टिप्पणी पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। उन्होंने कहा, संसद में बात तथ्य और सत्य के आधार पर होनी चाहिए। भाजपा के सदस्यों ने ऐसा ही किया। जब साबित हो गया कि कांग्रेस अंबेडकर विरोधी पार्टी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, तो कांग्रेस ने अपनी पुरानी रणनीति अपनाते हुए बयानों को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया है। शाह ने कहा, खड़गे जी इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्हें आनंद हो रहा है तो शायद मैं दे भी दूं, पर उससे उनका काम नहीं बनना है। अभी 15 साल तक उन्हें जहां है वहीं बैठना है। मेरे इस्तीफे से उनकी दाल नहीं गलने वाली। इससे पहले खड़गे ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग करी है कि गृह मंत्री अमित शाह को रात 12 बजे से पहले बर्खास्त कर दे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी और शाह एक दूसरे के पापों और बातों का बचाव करते हैं। आइए बात करते हैं बुडाना कांड में आए नए मोड़ की। जी हां, बुडाना हत्याकांड में पिछले 10 दिनों से ग्रामीणों का धरना चल रहा है। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर धरना स्थल पर ही महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रामफल जांगड़ा ने की। पंचायत में प्रदेश भर की दर्जनों खापों ने हिस्सा लिया। पंचायत के फैसले का निर्णय किसान नेता सुरेश कोथ ने सुनाया। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक ग्रामीणों का धरना जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन को 3 दिन का समय दिया गया है। 20 दिसंबर तक अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो 31 दिसंबर को मुख्य कमेटी द्वारा बड़े निर्णय का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक का संदेश आया था। बुधवार को कमेटी के सदस्य उनसे मिलने के लिए कार्यालय में पहुंचे थे। काफी देर तक हांसी के एसपी से बातचीत हुई। पीड़ित के परिजनों के शस्त्र लाइसेंस बनाने की मांग पर उन्होंने सहमति जताई और 3 दिन के अंदर इस मामले के जो आरोपित पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं उनको पकड़ लेने का आश्वासन दिया। 3 दिन के अंदर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो जांच को एसटीएफ के हवाले कर दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक से मीटिंग के बाद कमेटी धरना स्थल पर पहुंची और बातचीत का ब्यौरा दिया तो कमेटी ने फैसला लिया कि धरना जारी रहेगा। 20 दिसंबर तक पुलिस प्रशासन ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो 31 दिसंबर को बड़ा फैसला लिया जाएगा। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।